दे रखा है, एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन दे दिया गया है। लेट सपोज ये हमारा प्लेन है और इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के सामने इसने कहा है कि क्यू चार्ज प्लेस्ड है। यहां पर आपका क्यू चार्ज प्लेस्ड है और लेंथ एल है। अगर ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है तो हमने पढ़ा हुआ है कि कभी भी कोई भी चार्ज जब किसी भी प्लेट के सामने आता है तो वो क्या बन जाता है, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट बनाता है, ऐसा ना। तो ये जो क्यू है इसके सामने इक्वल डिस्टेंस पर माइनस क्यू चार्ज आएगा, तो एल डिस्टेंस यहां पर भी आया होगा। आगे की बात वो क्या बोलते हैं, फ्रॉम द इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन what amount of work has to be performed in order to slowly remove this charge very far from the plane। अगर इन चार्जों को मैं दूर ले जाता हूं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि इस चार्ज को मैं दूर ले जा रहा हूं तो मिरर इमेज भी दूर जाएगी बराबर डिस्टेंस से, ये सुनो। तो जैसे आप इनको दूर ले जाते हैं तो आपने क्या किया, एक तरीके का क्या लगा दिया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का पार्ट अप्लाई कर दिया, ये सुनो। और ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका इधर लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागता है, तो फोर्स आपका इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपकी इधर हो रही है। तो जिस वजह से आपका वर्क डन वेरिएबल कंडीशन में आएगा। तो वर्क डन वेरिएबल क्या होता है, एफ इंटू में डी एक्स इंटू कॉस थीटा, ये बना। अब आप देखेंगे फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर लग रही है, तो थीटा जो एंगल है वो 180 डिग्री का बना। अब यहां डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स कॉस 180 डिग्री हो गया है। अब देखना जब ये पार्ट आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या एल डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, वो तो एल से ज्यादा हो जाएगा और वो डिस्टेंस होगा जो कि वेरी करेगा, ये सुनो। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, इस प्लेन से यहां तक का डिस्टेंस, ये चार्ज यहां आ गया तो वो x डिस्टेंस हो गया, इतना ही डिस्टेंस यहां पर भी होगा x। तो बताना x प्लस x इन दोनों के सामने कितना डिस्टेंस आ गया, 2x, ये सुनो। तो मैं कूलम्स लॉ यहां पे लगाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ Q इंटू Q, क्योंकि साइन आएगा नहीं, माइनस और प्लस है ना, वेक्टर फॉर्म है, तो माइनस Q को Q लिखेंगे, यहां पर Q लिखेंगे, Q इंटू Q अपॉन 2x का होल स्क्वायर, ये बनेगा कि नहीं। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दोगे और इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर हो गया। तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, फोर्स की जगह आप क्या पुट करने वाले हैं, यहां पर फोर्स की जगह पुट करने वाले हैं k टाइम्स ऑफ, फोर्स की जगह पुट करेंगे यहां पर k टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट क्या लेंगे, शुरुआत कहां से हुई थी, L से, किधर जाना चाहते हैं, इन्फिनिटी पर, L से जाना चाह रहे हैं और इन्फिनिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आएगा वर्क डन। अच्छा एक और चीज, cos 180 डिग्री तो -1 होता है, तो यहां पर माइनस का सिंबल आ जाएगा कि नहीं, कि cos थीटा -1, तो k यहां पर, q यहां पर, 2 का स्क्वायर 4 यहां पर, x की पावर -2 इंटू डी एक्स यहां पर, L से इंफिनिटी हो गया। इसका इंटीग्रेशन k टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन, माइनस का साइन मेंटेन रहेगा, 4x रेज़ टू पावर -2 + 1, फिर यहां पर भी -2 + 1, इंफिनिटी, अपर लिमिट लोअर लिमिट L। अगेन वर्क डन इक्वल टू, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा k टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 4, फिर यहाँ x की पावर -1 जो कि 1 अपॉन x हो जाएगा, है ना, यहाँ इंफिनिटी और यहाँ L। फिर आप देखेंगे वर्क डन हो जाएगा k टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 4, 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन L, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, आंसर आपके सामने आ गया। तो आपका जो आंसर है वो आएगा k टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस में 4L, k की वैल्यू को आप 1 अपॉन 4πε0 लिख सकते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 अकॉर्डिंग टू माय बुकलेट, और लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड अलोंग x डायरेक्शन। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखना इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता था कि जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, लेट्स सपोज ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ऐसा नो, है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब इन्होंने कहा है
कि इक्व पोटेंशियल सरफेस एक एसोसिएट है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है एक्स डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके परपेंडिकुलर, एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में दो ही एक्सिस बचती हैं, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो एक्स के परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो एक तो वाई आएगा और एक जेड आएगा। तो एक्स एक्स के साथ हो नहीं सकता, एक्स वाई भी नहीं हो सकता, ये होती नहीं है, तो ऑप्शन ए ही जाएगा, तो वाई जेड प्लेन। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका रिलेशन क्या होता था पहले तो वो देखते हैं। रिलेशन होता था dv e वेक्टर इंटू dr वेक्टर, और ये डॉट प्रोडक्ट में रहा करता था, है ना। अब डॉट प्रोडक्ट में हम क्या पढ़ते थे कि इक्विपोटेंशियल का मतलब है e इंटू डी आर कॉस थीटा, और अभी भी हमने पढ़ा कि जो थीटा है, जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, वो 90 डिग्री होता है। तो कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा, तो पूरा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, मतलब नो चेंज इन पोटेंशियल। तो इसका मतलब पोटेंशियल हमारा हो गया कांस्टेंट, इसका मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री ही होगा। ये सुनो, अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 आप देखेंगे, फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये बोलते हैं कि अलग अलग केसेस दे रखे हैं, ये ए पार्ट है, ये बी है, ये ए पर चार्ज है फिर बी पर गया, यहाँ पर ए पर था फिर बी पर गया, नीचे उनकी वैल्यूज दे रखी हैं। फिर ये पता लगाना है इनको कि किस में वर्क डन ज्यादा है और किस में वर्क डन कम है। ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो किस में वर्क डन ज्यादा है, फर्स्ट में ज्यादा है कि सेकंड में ज्यादा है, या मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेम है, या थर्ड और सेकंड में मतलब रिलेशन दे रखा है। तो एक बात समझना ध्यान से, व्हेनेवर यू हैव गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हमारे पास जब हम क्लास 10th में थे तो एक फॉर्मूला पढ़ते थे। वो फॉर्मूला क्या होता था पोटेंशियल का, जनरल फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। जब इसने खुद ही कह दिया कि ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब यहां डेल्टा वी जीरो हो गया कि नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। इफ डेल्टा वी जीरो देन वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब इस सरफेस पे भी वर्क डन जीरो, इस पे भी जीरो, इसका मतलब यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, तो वर्क डन क्या हो गया, सबका सेम हो गया। तो यहां पर ऑप्शन बनेगा वर्क डन इज सेम, ऑप्शन सी। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पर। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। टू स्टेटमेंट आर मेड इन दिस रिगार्ड। अब सबसे पहले देखना उसने क्या बोला है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। बात ठीक बोल रहे हैं। तो जो भी हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर होता था उसमें चार्ज तो बाहर आते हैं, तो अंदर तो चार्ज ही नहीं होते, चार्ज से ही उत्पन्न होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब चार्ज ही अंदर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां रहेगी, नहीं रहेगी। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेम, जितना पहले था 100 वोल्ट हो तो 100 वोल्ट। बात ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने पर कभी भी पोटेंशियल जीरो कैसे नहीं होता, देखते हैं। dv इज इक्वल टू ई इंटू डी आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो गई तो चेंज इन पोटेंशियल भी शून्य हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। तो इसने बिल्कुल बात ठीक बोली है और ऊपर वाली स्टेटमेंट से मिलती जुलती है। इसका मतलब S1 भी ठीक है और S2 भी ठीक है, और S2 सही रीजन है S1 का, तो ऑप्शन सी ही आना चाहिए। S1 इज ट्रू एंड S2 इज ऑल्सो ट्रू एंड S1 इज द कॉज ऑफ S2। यस और नो, ठीक। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पर। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, पढ़ सकते हैं कि नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ग्रेटर या ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ द चार्ज whose total sum is not zero are approximately। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहीं बहुत दूर हैं और आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लें छोटे छोटे बहुत सारे चार्जेस हैं, हो सकता है इसमें माइनस भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसे बहुत दूर से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके लिए होगा तो एक ही क्यू चार्ज, और अगर कोई भी क्यू चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह अगर ट्रीट होता है तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनती थी,
स्फेरिकल इन नेचर। क्यों बनती थी, उसका कारण क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में भागेगी इनसे। जैसे सूरज होता है सही सभी दिशाओं में रोशनी बिखेरता है, वैसे ये चार्ज बिखेरेंगे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक रिलेशन क्या होता है कि इनके बीच में जितने भी कटिंग पॉइंट होंगे वो 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए। यही पढ़ते आ रहे हैं हम बार बार। तो इसका मतलब 90 डिग्री पर यहां पर एक कटिंग पोर्शन होगा, वो तभी होगा जब आप शेप कौन सी बनाएंगे, स्फेरिकल। तो यहां कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, ए, है ना। ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो मैं बनाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 49 को मैं यहां पर आपके सामने बनाने जा रहा हूं। मान लेते हैं यहां पर प्लस चार्ज है। अब आपने देखा होगा कि अगर ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जब यहां से निकल रही होगी, गुजर रही होगी, तो इन रीजन्स पर यहां पे जितना चार्ज के पास आप जा सकते हैं वहां पर इसकी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा रही होगी, यस और नो। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो उतनी ही क्लोजर बनती है स्टार्टिंग में, मतलब इन दोनों के बीच में गैप है कम, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठाते जाओगे गैप बढ़ता जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, यस और नो। मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा हो, जहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो, वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास बनती है। और जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाए, चार्ज की डेंसिटी घटती जाए, तो वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में परस्पर गैप मेंटेन कर लेती है। तो अगर मैं यहां पर देखूं 49 में, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बोल रहे हैं कि नहीं? ये तो नहीं होगा विल बी मोर क्राउडेड नियर द शार्प एज ऑफ द कंडक्टर, ये भी हो जाएगा। देखो अगर लेट सपोज ये हमारे पास शार्प एज है ना, तो यहां चार्ज इकट्ठे नहीं हो जाते, कॉन्सेप्ट पढ़ा था आज। और जहां रेडियस बढ़ेगा वहां चार्ज की डेंसिटी घटेगी, मतलब यहां पे रेडियस ज्यादा है और यहां रेडियस कम है। तो हमने पढ़ा था सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जो चार्ज डेंसिटी घट जाती है रेडियस के बढ़ने पर, तो जहां पे चार्ज ज्यादा होंगे वहां पे पोटेंशियल फिर से क्या हो जाएगी, नजदीकियां बना लेगी, ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नो, मोर क्राउडेड होगा। तो बी भी ठीक है इसका मतलब, यहाँ ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। विल बी मोर क्राउडेड नियर द रीजन ऑफ लार्ज चार्ज डेंसिटीज, ये भी तो ठीक है। चार्ज डेंसिटी इसी तो बोलते हैं कितनी भीड़ है चार्जों पे। तो जहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे भी ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, मोर क्राउडेड, मतलब ज्यादा नजदीकियों में ये बनेगी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी ये गैप मेंटेन करेगी। विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे भी इक्वल स्पेस में तो नहीं है, पहले ज्यादा है फिर उनका गैप बढ़ता जा रहा है। तो ए बी एंड सी ये तीनों करेक्ट है यहाँ, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यहां तक क्लियर हुआ, गिव मी कंफर्मेशन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। इन द केस ऑफ चार्ज मेटेलिक स्फीयर ऑफ पोटेंशियल V चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस R एज अ सेंटर। तो ये ग्राफ तो हमने काफी बार किया भी हुआ है कि मान लेते हैं ये कंडक्टर है और अभी अभी हमने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने पे जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये जो रीजन है छोटा आर बड़े आर के बराबर है, तो आप देखेंगे कि अंदर पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ देखना है तो पोटेंशियल अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट, और बाहर निकलते क्या हो जाएगा, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर के बढ़ने पे पोटेंशियल घटता जाएगा, तो ये ग्राफ बनेगा। तो कौन सा मैच करेगा ग्राफ, आई थिंक ऑप्शन बी मैच कर रहा है ना। स्ट्रेट लाइन तो जाएगा नहीं, लीनियर होता नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है ना, ये होता नहीं है, तो बी ऑप्शन जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो लमसम हमारी बुक के अभी तक 51 क्वेश्चन पर है, 50 क्वेश्चन इस चैप्टर के हो गए हैं। अब हम 51 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जब तक मैं इसे रब कर देता हूं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 क्वेश्चन लिखा है, वाई इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज
कंडक्टिंग शेल कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। बहुत आसान सा है, देखो इसने क्या सवाल पूछा कि पोटेंशियल इनसाइड में कांस्टेंट क्यों हो जाता है ये बताओ, अंदर वो कांस्टेंट क्यों हो जाता है वो बताओ। सिंपल सा रिलेशन देना उसे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में डिफरेंस देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में अगर हम डिफरेंस देखें देन व्हाट विल हैपन। तो यहां आ जाएगा dv और यहां आ जाएगा E इंटू में dr, ये सुनो। और ये दोनों के बीच में क्या लगता था, डॉट प्रोडक्ट। तो dv इज इक्वल टू E इंटू dr क्या हो जाता था, cos थीटा। मानते हो? अब यहां पर उसको बताना कि पोटेंशियल के अंदर जो कंडक्टिंग स्फीयर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। अभी भी कराया था वही सेम रिपीट हो रहा है पार्ट, कुछ भी खास नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गई तो सारा RHS पार्ट जीरो हो जाएगा कि नहीं? तो जो मेरा पोटेंशियल है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? तो यहां पर यही तो प्रूफ करना था, आंसर खत्म। लैंग्वेज आप बना ही लेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम अगले पेज की तरफ बढ़ सकते हैं। यहां से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगले पार्ट पे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 पर आ रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 52 क्या दे रखा है, ध्यान से समझेंगे कि इन द गिवन फिगर चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ डॉटेड सर्कल। ये जो आपको डॉटेड सर्कल दिख रहा है ना, यही है चार्ज। अब मुझे एक बात बताना, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि यहां पर और यहां पर ऑन द सरफेस पर पोटेंशियल बराबर रहता है। जब भी हम कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ते हैं तो चाहे यहां पर ले लो, किसी भी पॉइंट पे ले लो, सब पर पोटेंशियल बराबर रहेगा, जिसकी वैल्यू KQ/R और KQ/R हो जाएगी। अब इसमें क्लास 10th वाला फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज चेंज इन पोटेंशियल होता था, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब मुझे एक बात बताना, यहां देख के पता लग रहा है कि A पर पोटेंशियल और C पर पोटेंशियल तो बराबर होगा, लेकिन बात आ रही है B की, और इसने बोला है कि वर्क डन बताइए। ये W1 है और ये W2 है। हमें कंपेयर करना है कि कौन सा वर्क डन ज्यादा है, कौन सा कम है, या फिर बराबर है। बराबर है तो क्यों है? तो सबसे पहले हम वर्क डन AB का निकालते हैं। तो वर्क डन निकालना है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां देखेंगे चेंज इन पोटेंशियल इंटू क्यू, फिर वर्क डन निकालते हैं तो BC का हो जाएगा, तो आएगा चेंज इन पोटेंशियल इंटू क्यू। यस नो? तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होगा, या डिफरेंस ले ले तो VB माइनस VA भी कर सकते हो, और इंटू में क्यों। ऐसे यहां पर देखें तो ये VB माइनस में VC हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, इंटू में क्यों। तो यहां आ जाएगा वर्क डन ऑफ AB और यहां आ जाएगा वर्क डन ऑफ BC। अगर मैं यहां पर बात करूं, ध्यान से समझना, A और C दोनों बराबर हैं, तो A में से B को घटाया या फिर C को B में से घटाया, बात तो एक ही आएगी, वैल्यू एक आएगी कि नहीं। देखो A और C बराबर है तो VB की कोई वैल्यू है X, तो इन दोनों का गैप या इन दोनों का गैप, C की जगह A लिख सकता हूं कि नहीं, गैप तो बराबर रहेगा ना। वो बात हो रहा है कि इनिशियल और फाइनल में माइनस आ जाए तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना, गैप देखना है। तो इन दोनों का गैप बराबर है, इसका मतलब क्यू तो कांस्टेंट ही है, इसका मतलब ये दोनों वर्क डन क्या हो गए, बराबर हो गए। BC पे लगने वाला वर्क डन और AB पे लगने वाला वर्क डन बराबर हो गया। इसका मतलब वर्क डन ड्यू टू फर्स्ट और वर्क डन ड्यू टू द सेकंड दोनों बराबर हो गए। तो ये ठीक बोल रहा है, सेकंड वाला पार्ट ठीक बोल रहा है। यहां तक क्लियर है? अब अगले पार्ट पे आते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करस्पॉन्डिंग टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन Z डायरेक्शन। अब मुझे बताना, अगर मैं यहां देखूं तो ये है मेरे पास Y डायरेक्शन और ये है मेरे पास X डायरेक्शन और ये है मेरे पास Z डायरेक्शन। अगर मैं देखूं तो यहां पर ये Y है, ये X है और ये Z है। अगर मैं यहां देखता हूं और भी चीजें अगर अप्लाई की जाएं तो एक बात तो हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगी, 90 डिग्री पे बनती है। किस पे बनती है? 90 डिग्री पे बनती है। तो Z डायरेक्शन में इसने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है।
अगर z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है तो y और z डायरेक्शन में क्या अप्लाई होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई, तो इस वाली डायरेक्शन में ये जो y इंटू एक्स प्लेन बन रहा है इसमें हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो इसको और 3D में अगर मैं दिखाना चाहूं तो कैसे बनेगी देखते हैं। कुछ ऐसा बनाना है इसे, इसे ऐसा कर लेना कि एक स्फीयर यहां, फिर ऐसा ही एक स्फीयर यहां, ऐसा ही एक स्फीयर यहां, ऐसा ही एक स्फीयर यहां, ठीक है, ये पोर्शन आएगा। ऐसी बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती हुई जा रही हैं और इनसे निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आएगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यस नो। तो z डायरेक्शन मतलब आपकी तरफ आ रही है और ऐसे बहुत सारे शीशे हैं उन्हें वो चीरती हुई आ रही है। तो ये जो शेप्स बनाई हैं हमने, ये सारी की सारी शेप जो हैं वो इक्विपोटेंशियल कहलाएंगी, इन्हें बोलेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। खत्म। करेंगे एक बार, करो।